अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम चलाती है और आपको तमाम व्यक्तित्वों के धनियों से रूबरू कराती है। गोरखपुर महानगर में मौजूद हैं और आज हमसे खास बातचीत करेंगी सुमीशा श्रीवास्तव जी हैं। आप आकाशवाणी दूरदर्शन की कलाकार भी हैं, अध्यक्ष हैं स्वर सागर संस्थान की और व्यवस्थापक हैं स्वर सागर संगीत विद्यालय की। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है मैम। जी धन्यवाद। काफ़ी उपलब्धियां हैं आपकी, वो एक कलाकार के रूप में हो और चाहे एक संगीत में जो निपुणता है उसके संबंध में हो, समाज सेवा का भी काम करती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं। 55 से बचपन, ये भी एक संस्था और एक नया मोटिव लेके आप समाज में उतरी, समाज सेवा को भी लेके आप समाज में उतरी। इतनी बड़ी सारी उपलब्धियों को लेकर कैसा लगता है जब सब सम्मान लोगों के द्वारा आपको सम्मान मिलता है? देखिए, सम्मान तो सबको अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है और मैं चाहती भी हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी अच्छा करता है अपनी जो ज़िंदगी में रोज़मर्रा के जो काम है उस काम के अलावा अगर थोड़ा सा भी टाइम अगर वो समाज के लिए निकालता है, चाहे वो किसी भी फील्ड के लिए, तो वो पूजनीय है और उन्हें अच्छी नज़र से देखना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। और अगर महिला है कोई तो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के पास जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके फिर वो कुछ ना कुछ अगर अच्छा काम कर रही हैं, चाहे कुछ भी करें, नौकरी करें, समाज सेवा करें या और भी बहुत सारे जितने भी फील्ड हैं, किसी भी फील्ड में अगर काम कर रही हैं तो उनका सम्मान थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण होता है कि बातें भी होती हैं। आप चूँकि एक अधिवक्ता भी हैं, बतौर अधिवक्ता आप काम भी कर रही हैं, एक गृहिणी भी हैं, एक आपका अलग प्रोफेशन है संगीत, और इन सारी चीज़ों से आपको जो जोड़ के रखा हुआ, चूँकि ये मूलभूत चीज़ें हैं, आप उसको छोड़ेंगी भी नहीं, ऐसा हम उम्मीद भी करते हैं। आने वाले समय में जो आपके तमाम प्रशंसक हैं वो भी आपसे ऐसा ही एक्सपेक्टेशन करते हैं। समाज सेवा का भाव जो आता है, एक महिला जो है वो गृहिणी के साथ साथ अपने घर को संभाल रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है, उसके बावजूद समाज सेवा के लिए भी वो तत्पर है। ऐसा भाव आपके मन में जब आता है तो कैसा लगता है? देखिए, ऐसा भाव मेरे मन में बचपन से था और मैं 2 बहन रही हूँ, मेरा भाई नहीं रहा है। और मम्मी पापा का समय था, पापा मेरे आकाशवाणी में थे, चूँकि बहुत बड़े संगीतज्ञ रहे, वो बांसुरी के आर्टिस्ट रहे और रेडियो में उन्होंने 30-32 साल तक एज ए कंपोजर काम किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। तो मैं जगह जगह रही हूँ, बहुत सारी जगहों पे उनका ट्रांसफ़र हुआ और मैं जगह जगह रही, जगह जगह के कल्चर्स को अडॉप्ट किया। और कहीं पे तो बहुत अप्रिसिएशन, अरे वर्मा जी 2 बेटी है, कहीं पे थोड़ा सा ज़रूर ये खटका कि वर्मा जी 2 ही बेटी है आपकी और कैसे क्या, मतलब मैं खुल के नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं किसी भी महिलाओं का मतलब एक तरह से अपमान ही है ये चीज़ कि 2 बहन हैं और ये चीज़, लेकिन कभी कभी छोटी सी चीज़ मेरे मन में खटकती रही और मुझे हमेशा लगा कि मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है, ना कि मुझे ये कहना है कि मैं बेटा बनूंगी, मैं बेटी बन करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। और आज मुझे बहुत खुशी होती है जब पूरे शहरवासी मुझे ये कहते हैं कि ये वर्मा जी की बेटियां हैं और ये काम कर रही हैं और वर्मा जी का नाम ऊंचा कर रही हैं। तमाम जो हमारे संगीत से जुड़े हुए जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो तारीफ़ करते हैं कि ये मेरी बेटी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हर बेटी से ये कहना चाहती हूँ कि वो नाम करे और रोशन करे अपने नाम को, अपनी मर्यादा में रह करके, अपने परिवार को देख करके, अपने सिंदूर बिंदु जो है उसके साथ अपना काम करे और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करे ताकि उनके माँ बाप का नाम रोशन हो। बिल्कुल, आपका एक NGO है स्वर सागर संस्थान के नाम से। कोरोना का एक लहर आया और हर वर्ग प्रभावित हुआ। आप जैसे महिलाएं समाज सेवी सड़कों पे उतरती हैं, लोगों के बीच उपस्थित होती हैं और जो भी मूलभूत चीज़ें हैं उनको समर्पित करती हैं, अपना तन मन धन सब कुछ लगा के लोगों की सेवा में जुट जाती हैं। वो चैलेंज कैसा था जब आप सड़कों पे उतरकर उन तमाम बेसहारों की मदद करती थी? उस समय आपको किस प्रकार से क्या भाव मन में उत्पन्न होता था? देखिए, जब पिछली साल कोरोना आया तो जैसा सब डरे, हम भी डर गए बहुत ज़्यादा। क्या है, कैसे नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या पढ़े लिखे और क्या मतलब कम पढ़े लिखे, सबके मन में एक डर था क्योंकि कुछ भी पता नहीं था कि ये है क्या चीज़।
तभी अचानक जब लॉकडाउन हुआ और हुआ कि जितने भी समाज सेवी हैं वो चाहें तो अपनी गाड़ियों का पास बनवा सकते हैं, तो मुझे एडीएम ऑफिस से फ़ोन आया, क्या सुनीशा जी आप पास लेना चाहेंगी? हम कहे हाँ बिल्कुल, कभी कोई इमरजेंसी होगी तो मैं क्या करूँगी। और सच में मैं बताऊँ, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे कुछ करना है समाज के लिए, लेकिन ये था कि गाड़ी की पास मिल जाए। चलिए मिल रहा है ईजिली, मैंने ले लिया। और फिर भी मैं घर ही में थी, 5-6 दिन तक तो बिल्कुल ही नहीं निकली जब तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। फिर एक दिन जसपाल अंकल हैं गोरखपुर में, उनका फ़ोन आया कि बेटी और आपका कांटेक्ट अच्छा है, ए नेगेटिव ब्लड की एक छोटे से बच्चे को बहुत ज़रूरत है, 4 साल का बच्चा है, और अगर कहीं मिल जाए तो आप अपने कांटेक्ट में उसे दिला दो। तो पहले तो मैं सोची, मैंने उन लोगों को कुछ नहीं कहा। फिर घर में बार बार मुझे लगा 4 साल का बच्चा, मैं अपने हस्बैंड से बोली 4 साल का बच्चा है और उसको अगर ये थैलेसीमिया का रोगी है, अगर उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, और बहुत परेशान है उसके मम्मी पापा। मेरे हस्बैंड बोले कि चली जाओ तुम दे दो, बताइए नहीं अंकल को कि तुम्हारा ए नेगेटिव है ब्लड ग्रुप। क्या नहीं, डर गए, मैं डर गई थी। तो हम कहे दोनों बेटियां हैं, कुछ हो जाएगा तो, मेरी बेटियां छोटी छोटी हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वो भी छोटा सा बच्चा है, और भगवान का नाम लेके जाओ, कुछ नहीं होगा। और मैंने तुरंत अंकल को फ़ोन किया कि अंकल आप ढूंढ रहे हैं लेकिन मेरा खुद का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, और बहुत खुश हुए क्योंकि ये बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है और मेरा ही है। तो अंकल बोले तो दे दो ब्लड। हम कहे हाँ अंकल मैं आ रही हूँ। तो वो फर्स्ट डे था जिस दिन मैं अपनी स्कूटी निकाली अपने घर से, डरते हुए, पूरी प्रिकॉशन के साथ, घबराते घबराते मैं यहाँ से गोरखनाथ मंदिर तक गई और ब्लड भी दे दिया। वहाँ पे भी पूरा ध्यान रखी, इधर सैनिटाइज उधर सैनिटाइज, मतलब वहाँ पे भी सब लोग हंस रहे थे कि सुनीशा जी आप कितना प्रिकॉशन ले रही हैं। लेकिन जब हम ब्लड दिए और उसके बाद मैं सौम्या में उसके बच्चा एडमिट था, एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं गई और उस बच्चे से मिली। तो जब बच्चे को देखी ना, फिर मेरा मन अजीब सा हुआ, को लगा कि देखो मतलब क्या सोच रही थी, और मेरे एक बोतल ब्लड देने से ये बच्चा बच जाएगा। और कोरोना काल में शुरुआत मेरे खून देने से हुई और तब से मैं रुकी नहीं। तब मैं लगातार सिविल कोर्ट से भी मिल कर के मैंने बहुत ज़्यादा अनाज, खाना, पैकेट सब कुछ बांटा। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में, उन लोगों की भी जॉब शुरू हो गई, और जब प्रवासी मज़दूर आने लगे तो उनकी भी ड्यूटी तमाम जगहों पे लगने लगी, कभी बस स्टैंड, कभी कहीं, तो वो भी हमेशा जाते रहते थे। तो मैं भी पीछे पीछे अपना पूरा पानी, खाना, बिस्किट सब कुछ ले करके स्कूटी से पहुँच जाती। बल्कि सब लोग कहते हैं कि देखो भाभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है। हम कहे नहीं वो बात नहीं है, मैं बस सेवा करनी है मुझे। और संस्था के थ्रू भी हम लोगों ने बहुत अनाज बांटा और सैनिटाइज़र, मास्क का काम किया। फिर कुछ माहौल अच्छा हुआ, और जब दोबारा आया ये कोरोना का जब लहर, तो इस टाइम पे भी वही हाल था, सब डरे थे, हम लोग भी डरे कि वे तो बहुत बुरी स्थिति थी और बहुत पैनिक स्थिति हो गई थी। लेकिन उस टाइम पे हम लोगों ने 13 अप्रैल बिल्कुल शुरुआती दौर पे हम लोगों ने नवोत्सव का एक कार्यक्रम किया, जिसमें मास्क और सैनिटाइज़र बांट करके हम लोगों ने चेतना चौराहे से उसकी शुरुआत की, सोशल एक्टिविटी की। और उसी दिन हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है स्वर सागर कोविड एक्शन ग्रुप। हमारे संस्था के महामंत्री हैं कुंदन वर्मा जी, और वो काफ़ी एक्टिव हुए क्योंकि वो मेडिकल फील्ड से हैं, और बहुत सारे मेडिकल फील्ड के डॉक्टर्स और एमआर और दवा व्यवसायी तमाम लोगों को हम लोगों ने उसमें जोड़ा। मतलब ऐसे लोगों को जोड़ा जिसको हम, अगर किसी मरीज को अगर हमें भेजना है तो हम बिल्कुल ऑथेंटिक जगह पे पहुंचाते थे कि हाँ वहाँ पे अगर बेड खाली है तभी आप वहाँ जाओ, वरना आप मत घूमो। हम लोग का पर्पस ये नहीं था कि कहीं से व्हाट्सएप फेसबुक पे फ़ोन नंबर देख लिए और दे दिया, ये नहीं था। हम लोगों ने जगह जगह से, हर हॉस्पिटल से एक आदमी को उठाया, अपने ग्रुप में ऐड किया, और वहाँ से जो है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी लेकर के, सही जानकारी लेकर के मरीजों तक पहुँचाए। और जो भी सिलेंडर, दवा, सुई जहाँ तक हम लोगों से अवेलेबल हो सका, और बहुत बेहतरीन तरीके से रात के 1-2 बजे तक जग करके हम लोगों ने काम किया है उस काल में। और वो मेरे ख्याल से भगवान न करे कि वैसा दिन दोबारा कभी किसी को देखने को मिले। बहुत डरावना और बहुत भयावह था। मुझे तो आप समझ नहीं सकते कि मेरी क्या स्थिति थी, क्योंकि एक औरत भी हूँ, अंदर से दिल थोड़ा कमज़ोर है, संगीतज्ञ, मतलब संगीत से भी हम लोग बहुत इमोशनल कहे जाते हैं कलाकार। तो बहुत अजीब सी स्थिति थी, लेकिन भगवान हिम्मत दे दिया था
उस समय ये काम करते हुए। और उसके बाद से अनवरत हम लोग कोरोना काल में काम करते रहे। कलाकारों के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है, उन्हें अनाज और जो आर्थिक मदद है उससे हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। फिर ऑनलाइन भी हम लोगों ने सुकून के लम्हे नाम से प्रोग्राम चलाया, जिसमें कलाकारों को हम बुलाए और उनको उस पेमेंट भी दिया कि हम आपको पेमेंट देंगे ताकि आपका अहम ना टकराए और आपको ये ना लगे कि कोई खैरात दे रहा, आप अपनी कला से आप उसको जीतें। तो इस तरीके से बहुत कई काम किया है। आप तो पूछ रहे हैं तो मैं बताऊं, हमारी जो महिला टीम है स्वर सागर की, वो जगह जगह पे जा कर के हम लोग सैनिटाइजर मशीन से और सारे जगहों पे जाके सैनिटाइज भी किए हैं और कर रहे हैं। अभी भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों का सैनिटाइजेशन अभी भी रुका नहीं है। कभी मौका मिले तो आप उसको भी देख सकते हैं, अपने चैनल के माध्यम से और जगह पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हर 2 दिन पे हम लोग सैनिटाइजर मशीन लेकर के और तमाम जगहों पे जाते हैं, सैनिटाइज करते हैं। और पर्पस हमारा ये होता है कि सरकार जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन हमारा भी कुछ फ़र्ज है। तीसरी लहर आने वाली है और हमारे बच्चे भी हैं, बच्चों पे इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए अवेयरनेस करना है कि घर घर लोग डिपेंड ना रहें कि वो सरकार आएंगे तो सभासद आएंगे तो ये आएंगे। आप खुद से अवेयर रहें, ये हमारा मोटिव है। और हम जगह जगह जा कर के बस यही संदेश देते हैं और सैनिटाइज करते हैं, उनका घर सैनिटाइज करते हैं और उनको बताते हैं कि आप खुद से अवेयर रहें। तो इस तरह के कई कार्यक्रम हम लोगों ने स्वर सागर संस्था के माध्यम से, हमारी टीम है, हमारे स्वर सागर संस्था में कम से कम 200 से 250 लोग एक्टिव मेंबर जुड़े हुए हैं और उनके साथ हम ये काम करते हैं। बिल्कुल, हर युग में देखा गया है कि कोई भी यदि पाप का कार्य हुआ है या कुछ चीज़ें अनहोनी हुई हैं तो ईश्वर साक्षात प्रकट होते हैं और सबके दुख को हर लेते हैं। एक कोरोना एक अभिशाप बन के हम सबके सामने आया। निश्चित तौर पर ईश्वर हैं और उनमें आस्था भी है, ईश्वर इसका संहार करेंगे। आपके पास बतौर कलाकार मैं आपसे चाहता हूं कि आपके पास कुछ ऐसा संगीत हो जो इस संहार के विषय में हो, हमारे जो भी इस समय सुनने वाले श्रोता हैं उन तक आपकी बात पहुँचे। कोई आपके पास ऐसा संगीत? जी, और मीरा जी का एक भजन है जिसमें ईश्वर से एक प्रार्थना की गई है कि जैसे आपने सबका उद्धार किया है हमारा भी कीजिए। तो मैं उसको सुनाती हूँ, खुद की कंपोजिशन है। हरि तुम हरो जन की पी, हरि तुम हरो जन की पी, द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी, तुरत बढ़ायो ची, हरि तुम हरो जन की पी, हरि तुम हरो जन की पी, भगत कारण रूप नर हरि, भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप सरी, धरियो आप सरी, हिरण्यकुश मार दीन्हो, हिरण्यकुश मार दीन्हो, धरियो नाहि निधि, धरियो नाहि निधि, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी, तुरत बढ़ायो ची, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर।
हरि तुम हरो जन की पीर, जैसा कि आपने कहा, निश्चित तौर पर हरि हैं और सबका उद्धार भी करेंगे और इस महामारी से हम लोगों को बहुत जल्द ही निजात भी मिलेगा। आगे की खास बातचीत करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपके नाम है, OMG बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका एक नाम है। आपने 45 मिनट में, वो 2 वर्ष का बच्चा हो और चाहे 85 वर्ष की वो बुजुर्ग महिला हो, आपने एक एक करके सबको एक संगीत गवाया, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? जी, ये एक अचानक दिमाग में आने वाली चीज़ थी और मेरे दिमाग में था कि मैं 1000 NGO को सम्मानित करूंगी और एक रिकॉर्ड होगा और सारे NGO सामने आएंगे। क्योंकि देखिए, लोग कुछ भी कहें, पर अगर कोई संस्था है तो वो अगर एक गिलास पानी भी किसी को देती है तो वो भी कर रही है, काम कर रही है, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। और इसी भावना से मैं अभी सोच ही रही थी कि दिमाग में अचानक आ गया कि क्यों ना कुछ संगीत से रिलेटेड किया जाए। चूँकि मेरा संगीत बेस है, मेरे खून में संगीत है, तो वो चीज़ें मेरे हर काम में झलकता है, हर जगह। तो फिर बुजुर्गों के प्रति मेरा समर्पण, जो कि मैं 55 से 55 तक के कार्यक्रम के थ्रू करती हूँ, जिसमें लीगल अवेयरनेस और मेडिकल फैसिलिटीज़ और प्लस संगीत में जो भी मन को सुकून देने वाले जो कार्यक्रम हैं वो हम लोग बुजुर्गों के लिए करते हैं और उनको सम्मानित भी करते हैं। तो इस तरह की भावना थी दिमाग में, तो आ गया ये कि फिर मैंने सर्च किया गूगल पे और तमाम जगहों पे देखा, गिनीज में देखा, लिम्का में देखा। तो गाने पे तो बहुत रिकॉर्ड हैं, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हुए हैं गाने के थ्रू, डांस के थ्रू, पर ये रिकॉर्ड कहीं नहीं था कि आप जो है एक उम्र के छोटे बच्चों से लेकर के एक ओल्ड लेडीज़ तक 1 by 1 करके आप कोई रिकॉर्ड नहीं बना हुआ था। तो मैंने सर्च किया तो ये आ गया कि इस पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैंने तुरंत प्लान किया और 2 साल की बच्ची, मेरी मेड है, उसकी बच्ची है 2 साल की, और वो बहुत अच्छा गाती है, जॉनी, उसको हम लोगों ने ही सिखाया, वो लेकर आती है डेली। तो मुझे लगा कि बस यहीं से स्टार्ट कर देना चाहिए इसको, और शुरुआत कर दी। मेरी सासू माँ हैं, 82 साल की मेरी सासू माँ हैं, तो वो भी बहुत अच्छा सोहर वगैरह, लचारी वचारी सब गाती हैं। तो बस वहाँ से मेरा इंटरेस्ट पनपा और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दी हम लोग महिला दिवस के दिन, और नो डाउट बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। इसका अभी सर्टिफिकेट वितरण बाकी है, जो कि मैं करूँगी शहर में, मैं आपको भी बुलाऊँगी, आप उसको देखिएगा और बहुत अच्छा लगेगा जब आम जनता में से उठ करके कोई जाता है और कुछ करता है। क्योंकि जो लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं वो कहीं के कोई सेलिब्रिटी नहीं है, और छोटी एक एक लाइन का गाना गा के वो बहुत खुश थी, और निश्चित तौर पे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा तो भी बहुत खुश होंगी। और मेरा तो खैर आ चुका है, मुझे लखनऊ में बुला करके OMG ग्रुप ने सम्मानित किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड का पूरा किताब दिया है। बिल्कुल, चूँकि प्रतिभा है और प्रतिभा का सम्मान भी होना चाहिए। बतौर कलाकार आप कला को बखूबी समझती हैं और जो भी उभरते हुए कलाकार हैं उनकी कला को आप भी समझती हैं। RV टैलेंट हंट शो एक ऐसा शो आया जो कि पूरे इंडिया लेवल पे छाया, और आप झारखंड हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, उत्तरांचल हो, इत्यादि जगहों पर भी आपने इस पूरे टैलेंट शो को अपने खुद के माध्यम से लोगों के सामने पेश किया और 5000 से ज़्यादा बच्चों को आपने मंच देने का कार्य किया है। उसका क्या मोटिव था इस प्रकार के टैलेंट हंट शो को कराने का? देखिए, मैं आकाशवाणी दूरदर्शन से बचपन से जुड़ी रही, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मेरे फादर थे आकाशवाणी में। उनकी डेथ अचानक हुई, तो पापा जब रिटायर हुए थे तो उन्होंने एक स्कूल स्थापित किया था जो प्रयाग संगीत समिति से एफिलेटेड है, स्वर सागर संगीत विद्यालय, जो प्रभाकर का कोर्स कराती है। और बहुत सारे बच्चे सीखते थे, पापा के पास बहुत सारे बच्चे थे उस स्कूल में, स्वर सागर संगीत विद्यालय में, और सीखते थे। तो मैं ना कभी कभी मुझे लगता था, चूँकि मैं भी कलाकार थी, तो मुझे भी कभी कभी बड़ी खींच होती थी, बस रेडियो में गाना रहता है, आकाशवाणी में गाना रहता है, वो भी 2 साल 3 साल पे कभी प्रोग्राम मिल गया, और कोई ऐसा स्टेज नहीं है जहाँ कुछ अपनी कला का प्रदर्शन हो सके। तो वो दिमाग में मेरे हमेशा रहता था। फिर जब पापा की अचानक डेथ हुई तो वो स्कूल का मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई और मैं उसकी व्यवस्थापक बनी। तो फिर तो मेरे हाथ में था सब कुछ, और मैंने पहला काम किया कि मैं RV टैलेंट हंट शो, RV चूँकि मेरे फादर के नाम से है,
रमेश और विभा मेरी माँ के नाम से। और मम्मी पापा मेरे दोनों ही बहुत कम एज में चले गए और फिर मैंने इसको शुरू किया। और जब पहला प्रोग्राम था तो पहले मैंने चेकआउट किया, उसके बाद मैं बताई। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि गोरखपुर के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी बड़े कलाकार, छोटे कलाकार, मतलब सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैं किसका नाम लूँ, उमेश मिश्रा जी हैं, नंदू मिश्रा जी हैं, राकेश श्रीवास्तव जी हैं, त्रिपुरारी जी हैं और गुलाब अंकल हैं, दीपक भैया हैं, के भैया, मतलब सब ने, मैं हो सकता है 2-4 लोगों का भावावेश में जिसका भी नाम ले गई, लेकिन सारे लोगों ने इतना सपोर्ट मुझे पहले प्रोग्राम में किया कि वो प्रोग्राम जब आरवी टैलेंट हंट शो शुरू किया था तो मुझे लगता है कि उतनी खुशी आज चंदन दास जी को मैंने बुलाया और 5000 से ज़्यादा गैदरिंग दी, पुलिस लाइन में कराया उस प्रोग्राम को, और बहुत सारे फिल्मी सेलिब्रिटी हम लोगों ने इस प्रोग्राम के थ्रू उतारा है गोरखपुर में। लेकिन जो पहले प्रोग्राम की खुशी थी वो मैं आज तक ढूंढ रही हूँ। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला है सबका, और सभी बड़ों का मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, और भगवान से मैं आशा करती हूँ कि आगे भी मुझे सबका सपोर्ट मिलता रहे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को शुरू किया। और जो नए नए टैलेंट है, गाँव में भी जाके हम लोग ऑडिशन लेते हैं, हम लोग एक कि स्कूल में जाकर के ऑडिशन लेते हैं। गोरखपुर के तमाम बड़े स्कूल, तमाम गांव के स्कूल, या फिर बिहार में भी हम लोग गांव, शहर, हर जगह जाते हैं, ऑडिशन लेते हैं, बच्चों को छांटते हैं, फिर उसका सेमीफाइनल कराते हैं, फिर मेगा फाइनल कराते हैं और फिर फाइनल कराते हैं। तो फाइनल मैं हमेशा गोरखपुर में कराती हूँ। उसका मोटो सिर्फ ये है कि गोरखपुर के बच्चे हमेशा कोई भी फाइनल देने के लिए वो बाहर जाते हैं, और मेरी ये कोशिश थी कि बाहर के बच्चे गोरखपुर में आए, मतलब गोरखपुर बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, कोई एक ऐसा बड़ा शो हो जो हमारे बच्चों को यहीं सीमित रखे, और बाहर के लोग भी आके कहें कि हाँ, गोरखपुर में गया था किसी कंपटीशन के लिए। तो थोड़ा सा अपने शहर से प्यार और अपने लोगों से प्यार इस प्रोग्राम की ओर मुझे खींच लाया। और नो डाउट मुझे मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है इस प्रोग्राम में। कहने को तो ये एक दिन का फिनाले होता है, लेकिन इसके पीछे पूरी टीम की 6 महीने की पूरी मेहनत होती है, और इसको अप्रिसिएशन अच्छे से मिलना चाहिए। क्योंकि आज गोरखपुर में जितने बच्चे दिख रहे हैं अच्छा गाते बजाते, वो कहीं ना कहीं आरवी टैलेंट से जुड़े हुए हैं, आरवी टैलेंट से निकले हुए बच्चे हैं और ढूंढे हुए बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंच चुके हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, बच्चे हैं और आप लगातार उन बच्चों से जुड़ी हुई हैं, और उन लोगों का जो टैलेंट है वो फाइनल, जैसा आपने कहा कि वो अपने शहर में हो, शहर का एक नाम हो, और हमारे बच्चे देश दुनिया में अपना नाम कमा सकें। शास्त्रीय संगीत स्वरांजलि, आप एक संस्था भी बनाई और उसमें आपने शास्त्रीय संगीत को अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। मैं चाहता हूं, शास्त्रीय संगीत में आप पारंगत भी हैं, तो हमारे दर्शकों को शास्त्रीय संगीत की कुछ मधुर आवाज़ आपके माध्यम से। देखिए, शास्त्रीय संगीत का एक जो महत्व है ना, वो अलग है। लोगों को लगता है कि वो एक विधा है, लेकिन शास्त्रीय संगीत जो है ना, हमारी संगीत की प्राथमिक चीज़ है ना, वो प्राथमिक चीज़ है। एक तरह से कहा जाए तो संगीत का ग्रामर है। आप अगर ग्रामर नहीं जानेंगे तो आप कुछ भी ढंग से नहीं गा सकते। आज के समय का पॉप, रॉक, जो भी बहुत सारी विधाएं आ गई हैं, फिर यहाँ तक कि हमारी जो लोकगीत है और जितने भी सुगम संगीत, गीत, गज़ल, भजन, कोई भी गीत आप बिना ग्रामर के बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो शास्त्रीय संगीत आपको पूरी तरह से संगीत में पारंगत करता है। 7 जो स्वर होते हैं उनको समझाता है कि किस तरह, जैसे थाट होते हैं, 10 थाट होते हैं, थाटों के माध्यम से कई सारी राग निकलती हैं। तो वो प्रैक्टिस कराता है कि जैसे बहुत सारे राग हैं, उसमें कुछ जो 7 स्वर के जो स्वर हैं वो वर्जित होते हैं, कुछ स्वर नहीं लगते हैं, कुछ स्वर लगाए जाते हैं। तो वो सब कुछ आपको स्वर पे कमांड करने की एक प्रक्रिया है जी। ठीक है, उस प्रक्रिया के माध्यम से ख्याल गायकी होती है, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, फिर सेमी क्लासिकल आते हैं ठुमरी, दादरा पे। तो वो कई सारी चीज़ों को, जैसे ग्रामर आप नॉर्मल तरीके से मान ली हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी संज्ञा, कारक, तमाम चीज़ें पढ़ते हैं ना, सेम वही चीज़ है। और जब उसमें आप कुछ हद तक पारंगत हो जाते हैं तो आप फिर लाइट म्यूजिक में भोजपुरी या जो भी विधा, रॉक वॉक कुछ भी गाना चाहते हैं तो उसमें आपकी परफेक्शन होगी। और बेसिकली मैं सुगम संगीत की आर्टिस्ट हूँ, गीत, गज़ल, भजन से हूँ, और शास्त्रीय संगीत का जो मंच जो साझा करना होता है, जो सिर्फ उसी को लेके चलते हैं,
ठीक है, उस आर्टिस्ट की बात उन लोगों की अलग होती है, छोटे मोटे ख्याल गायकी गाना अलग बात होती है। हाँ, तो कुछ भी जो आपको लगता हो, ख्याल गायकी हो चाहे भजन हो, कुछ ऐसा गजल ही हो हमारे तमाम दर्शकों के लिए। मैं भीम पलासी पर आधारित एक गज़ल सुनाती हूँ, 2 लाइन की। हर एक हुस्न तेरा आईना लगी है मुझे, हर एक हुस्न तेरा आईना लगी है मुझे, हर एक हुस्न। तो इस तरीके से जो जैसे गज़लें हैं या गीत भजन हैं, ये सब रागों पे आधारित होती हैं। जैसे आपने कहा ना कि कैसे राग जो क्लासिकल है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा रही थी कि वही ग्रामर है, अगर आप उसके स्वर को साधे हुए हैं तो उस पर आधारित बहुत सारे फिल्मी गाने हैं जो बहुत सारे रागों पे आधारित हैं, तो आप उस तरीके की चीज़ों को गा बजा सकते हैं या फिर उसको कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, अंतिम में हमारे कार्यक्रम है और हम इसके अंतिम दौर में भी हैं। एक संस्कृति और सभ्यता जो होती है वो संगीत के माध्यम से ही उसको साझा किया जा सकता है। संगीत ही जो है वो आपके संस्कृति और सभ्यता दोनों को किसी बड़े स्तर पर रिप्रेजेंट करती है, शो करती है। लेकिन आज का जो वर्तमान दौर है वो कहीं ना कहीं जो युवा है, युवा वर्ग अपनी संस्कृति सभ्यता को पीछे छोड़ते हुए चला जा रहा है। वो हमारे जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो हमारे पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने वाले लोग हैं वो भारतीय संस्कृति की तरफ बढ़ रही हैं। लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन हमारा युवा उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसको किस परिप्रेक्ष्य में आप देखती हैं? देखिए, अभी आपने मेरे तमाम कार्यक्रमों का जिक्र किया, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हम लोग का जो सांस्कृतिक संस्था है, सांस्कृतिक सामाजिक संस्था स्वर सागर है, तो ये जो अभी अपने कई कार्यक्रमों के मेरे जिक्र किया, आरवी टैलेंट हंट शो जो प्योर बॉलीवुड होता है, वो युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, उनको एक स्टेज देने के लिए होता है, बताने के लिए होता है कि आपकी एक प्रतिभा है, उस प्रतिभा को आप किस तरीके से स्टेज पे ले जाएंगे और निखारेंगे। अभी आपने स्वरांजलि की बात की, शास्त्रीय संगीत की, तो शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम उन्हीं युवाओं को शास्त्रीय संगीत की ओर खींचने का प्रयास है कि आप अपनी सभ्यता को जानेंगे, समझेंगे, है ना, उसकी जड़ को जानेंगे, तभी आप बॉलीवुड भी अच्छा गा सकते हैं। क्योंकि देखिए, बच्चे जीतते तो 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी जो हज़ारों बच्चे आते हैं वो छट जाते हैं। तो उन्हें महसूस होना चाहिए कि हम क्यों छटते हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न है अपनी संस्कृति को नहीं जानना। आप अगर संगीत की संस्कृति को जानते, यानी संगीत की शुरुआती चीज़ों को समझते, तो आप ज़रूर ऊपर तक पहुंच पाते। सेम इसी तरीके से हमारे समाज में भी जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, जिस तरह से बच्चे आज गलत दिशा में जा रहे हैं, उसके लिए हमको यही प्रयास करना है कि उन्हें सबसे पहले अपनी संस्कृति से जोड़ना है। हर माँ बाप को ये बताना है कि आपके घर कोई आता है तो आपको पैर छूना है, और जो इनिशियल जो छोटी चीज़ें हैं, ना कि हाय हेलो में बहुत तारीफ़ है, आप उसकी पैर क्यों छुआ जाता है, और तमाम जैसे हमारे हिंदू मैथोलॉजी में हर चीज़ का वर्णन है। और बात हिंदू और उसकी नहीं है, लेकिन हर धर्म में ये समझाया गया है कि आपको किस तरीके से अपनी जड़ों को पकड़े रहना है, अपनी मिट्टी से जुड़े रहना है। तो ये चीज़ हर किसी को समझाना चाहिए अपने बच्चों को, और उसको समझाने के लिए तरीका भी अपनाना चाहिए। जैसे एक प्रोग्राम मैं करती हूँ नवोत्सव में जो है हमारा चूँकि है सांस्कृतिक, वो हम हर पार्क में जाते हैं, गुलाब का फूल लेते हैं और कुछ गिफ्ट वगैरह छोटे छोटे लेते हैं, और हम सबसे कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। हम ये नहीं कहते नववर्ष मंगलमय हो। इसका रीज़न क्या है कि हम क्यों हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं? क्योंकि हमको पता है कि आज के बच्चे हैप्पी न्यू ईयर पे ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, तो इसलिए हमें नवोत्सव में अगर वो आश्चर्य करते हैं हैप्पी न्यू ईयर आज, बिल्कुल आज के दिन हमारा जो है नववर्ष शुरू होता है, और उसको एक समझाने बहुत इजी वे में फिर समझने लगते हैं। अगर मैं हाथ जोड़ के कहूँ ना नववर्ष मंगलमय हो, तो शायद वो मुंह फेर के चल देंगे। लेकिन हमें बच्चों को उन्हीं की स्टाइल में, उन्हीं के तरीके से समझाना है कि जो है हमें किस तरीके से अपने जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है। और हम बहुत ही अच्छी संस्कृति के मालिक हैं, और बहुत ही अच्छे जो हमारे
पूर्वज जो हमको बहुत कुछ दे गए हैं वेद पुराणों के माध्यम से, वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत वैज्ञानिक है, उसको हमको जानना है। तो जो देखिए बच्चे पाश्चात्य की तरफ इसलिए भी जा रहे हैं कि बहुत ईजी है उधर जाना, है ना, और तो हमें अपनी चीज़ों को थोड़ी इजी वे में ले जाना होगा, बहुत हल्के हल्के तरीके से उनको समझाना होगा। हम बहुत क्लिष्ट करेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। कार्यक्रम का अंतिम है, किसी सुंदर भजन या किसी संगीत से अगर इसका समापन हो काफ़ी अद्भुत रहेगा हमारे तमाम दर्शकों के लिए भी। वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। पनघट पे मोरी बैया मरोरी, पनघट पे मोरी बैया मरोरी, मैं बोली तो मोरी मटकी फोरी, मैं बोली तो मोरी मटकी फोरी, पैया परो करो बिनती में, पैया परो करो बिनती में, पर माने ना एक वो मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। बिल्कुल नटखट तरीके से अपना जीवन इसी तरह निकल जाए, जैसा कि आपके इस गाने में एक संदेश भी था। अंतिम में मैम एक आपका खास संदेश तमाम हम युवाओं के लिए कि अपने संस्कृति सभ्यता के संरक्षण के लिए आपका कुछ विशेष संदेश, जो भी हमारे दर्शक इस समय आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके लिए भी। जी बिल्कुल। और ये युवा अवस्था बहुत ही नाजुक दौर से गुजरती है, हमारी भी गुजर रही है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी तो चीज़ होती है अपने से बड़ों का कहना मानना, अपने जीवन में एक नैतिकता रखना, है ना। मैं ये नहीं कहती कि जो गलत है आप उसके पीछे भेड़ चाल की तरह चलें, और लेकिन जो आपके बड़े हैं अगर आपसे कुछ कहते हैं तो उसे ज़रूर आत्मसात करें, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को बहुत नज़दीक से उतारा है। और जब पापा के देहांत के बाद मैंने अपना संस्था बनाया, एक NGO बनाया और स्वर सागर संगीत विद्यालय का संचालन किया, तो मैं ठीक है मैं कलाकार थी लेकिन मुझे अनुभव नहीं था, और जितने भी अनुभवी लोग मुझसे जुड़े, और मुझे अच्छे से याद है कि अगर मैं कहीं खड़ी हूँ और जो भी बहुत सारे जो मेरे हितैषी भैया लोग थे और चाचा जिनको मैं कहती थी, अगर मुझे हल्का सा भी आंख दिखा देते थे तो मैं आर्गुमेंट नहीं करती थी, मैं हमेशा समझ जाती थी कि कोई तो बात है कि इन्होंने मुझे इशारा किया है, और मैं चुपचाप रहती थी। चुपचाप किसी प्रोग्राम में भी गई तो वहाँ बैठी, अगर उन लोगों ने ज़रा सा भी कुछ हल्का इशारा किया मैं किनारे हो गई, मैं चली आई। और बाद में मुझे महसूस हुआ जब मैं धीरे धीरे सब कुछ समझना जानना शुरू की कि वो मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट था, और मुझे कितनी सारी गंदगियों से, कितनी सारी जगहों से मुझे मेरे लिए वो बचाव था। और मैं इसलिए अपने जीवन का ये उदाहरण दी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से मेरे भी जो भी युवा भाई बहन हैं वो ज़रूर ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कोई किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है या आपको समझा रहा है तो वो आपको पीछे ढकेल रहा है, क्योंकि मेरे जीवन में ये भी मैंने महसूस किया है कि अगर आप किसी को कुछ समझाते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो मुझे पीछे ढकेल रहे हैं, मेरे लिए गलत कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। इसका दूरगामी परिणाम आपको तब समझ में आता है जब आपके साथ कुछ गलत हो जाता है,
है ना। तो आपको ज़रूर निश्चित तौर पे अपने बड़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जो आपके साथ है वो आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही बताएगा, क्योंकि अगर मेरे साथ का व्यक्ति आगे बढ़ता है तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। जैसे हर किसी को लगता है कि मेरी शहर में कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी निकल गया, अरे मेरी शहर का है, तो ये गर्व की बात होती है। इसी तरीके से अगर आपका बच्चा आगे बढ़ता है तो ये सभी बड़ों के लिए गर्व की बात होती है कि हमारा बच्चा बहुत आगे बढ़ा। तो बच्चों को एक बार बड़ों का ध्यान रखना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, बात माननी चाहिए, और किसी जो एक वही पहले भी मैंने ये शब्द को यूज किया, भेड़ चाल में बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। आपके जीवन में आपको किस तरीके से चलना है, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल क्या है, आपके पास कितना अमाउंट है, क्योंकि धन भी बहुत कुछ मायने रखता है आपकी ज़िंदगी के लिए। तो सब कुछ देख करके चलना चाहिए कि मेरे फ्रेंड के पास बाइक है, मेरे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, मेरे पास साइकिल है ना, कुछ तो है मेरे पास ना। हम अपनी जो हमारा वो है गुण है उसे कोई नहीं ले सकता। तो आप एक एज तक गुण से गुणी बनिए, जितना हो सके आप गुण को वो करिए। मुझे बहुत अच्छा भी नहीं लगता है कि देखिए छोटे छोटे बच्चों को लोग क्रेजी, उनके मम्मी पापा मुझे स्टेज मिलना ही चाहिए, कुछ हद तक उतर जाते हैं लड़ाई झगड़ा में, बच्चों को स्टेज चाहिए, बच्चों को ये चाहिए। अरे क्यों, पहले आप उसको स्किल आपको सिखाइए, तो पहले वो ढंग से सीखे, उस लेवल तक जाए। तो स्टेज की कमी क्या है? या पढ़ाई में भी भाई हम देखते हैं ना कि जब तक हम बच्चे को एक लेवल तक नहीं पढ़ाते हैं तब तक उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिलती। वैसे ही किसी क्वालिटी गुण में भी होता है, चाहे खिलाड़ी हो, कवि हो, या संगीतज्ञ हो, या कोई भी इस तरह का क्षेत्र हो जहाँ पे गुण प्रधान रखता है, तो उसके लिए आपको पहले परफेक्ट बनना पड़ेगा, आपको परफेक्शन लानी होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें हमारे जो युवा भाई बहन हैं, और निश्चित तौर पे कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप निश्चित कामयाब होंगे। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ थी सुनीशा श्रीवास्तव जी। आप समाज सेवी हैं, अधिवक्ता के तौर पे काम भी करती हैं, और स्वर समाज जो आप एक संस्था चलाती हैं संगीत को लेके, वो हर युवा वर्ग के लिए आप एक मिसाल साबित हुई हैं। आपके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, और जिस तरीके से सारी परिचर्चा में पता चला कि कितनी तरुणाई के साथ वो अपना काम को अमली जामा पहनाती हैं, और किस तरीके से बच्चों को एक खास संदेश भी दिया है कि किस तरीके से आप रिस्पेक्ट करिए, अपने संगीत का रिस्पेक्ट करिए, और अपनी संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए लग जाइए। आपको हम तमाम ऐसे ही व्यक्तित्वों के धनियों से रूबरू कराएंगे, व्यक्ति विशेषों से मुलाकात कराएंगे। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने हमेशा से ये कोशिश की है कि आपको गोरखपुरी नहीं, पूरे अगल बगल और देश दुनिया के जो भी चहेते हैं और जो भी विशेष व्यक्तित्व के धनी हैं उनसे रूबरू कराए और उनकी बातों को आप तक पहुँचाए। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।